हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी एंड दिस इज़ मी कुसुम मैम। और आज हम कर रहे हैं कुछ और MCQs फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, 4 ऑप्शंस, और आप सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन या लाइव चैट में लिख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द न्यूज़ पेपर ऑफ एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर का इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर था एनी बेसेंट का? आपको पता है मैंने आपको एनी बेसेंट के 2 न्यूज़पेपर्स के बारे में बताया है। और पहला है द हिंदू, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस, तीसरा द टाइम्स ऑफ इंडिया और चौथा है न्यू इंडिया। सो इन चारों में से आप बताइए कि एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर जो है लिखा था। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो यस, द राइट ऑप्शन इज न्यू इंडिया। 2 न्यूज़पेपर्स इन्होंने लिखे थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ 2 न्यूज़पेपर्स हैं एनी बेसेंट के। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अभी की है वो किसने फाउंड की है, उसकी फाउंडेशन किसने डाली है? सो ऑप्शंस आर ए जिन्ना, सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आज़ाद, भुट्टो। तो इन चारों में से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन किसने डाली है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे सिंपल जो इजी वाले क्वेश्चन से एग्जाम में गलत हो जाते हैं। सो द यस राइट आंसर इज सर सैयद अहमद खान या सैयद अहमद खान। इन्होंने अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी अलीगढ़ मूवमेंट भी चलाई थी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसकी फाउंडेशन भी इन्होंने ही डाली। उसके बाद गांधी कॉल्ड फॉर एन ऑल इंडिया हड़ताल स्ट्राइक फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोल आउट एक्ट ऑन 6 अप्रैल। तो गांधी जी ने जब रोल आउट एक्ट के खिलाफ स्ट्राइक की कॉल दी थी 6 अप्रैल को, किस ईयर में दी थी? ऑप्शंस आर 1918, 1919, 1926, 1925। आपको पता है, मैं यहाँ पे एडिशन करूँगी कि मैंने आपको पढ़ाया कि गांधी जी ने जो है रोल आउट एक्ट को क्या बोला था। उसने बोला था कि ये एक ब्लैक एक्ट है। ठीक है, ये एक ब्लैक एक्ट है, एक्सटेंशन था ये डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन 1915 का। कौन? रोल आउट एक्ट, जो कि 1919 में आया था। ये एक स्टिक थी जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ब्रिटिशर्स चला रहे थे। कैरेट के फॉर्म में उन्होंने क्या दिया था? इनने 1919 का एक्ट दिया था और स्टिक के फॉर्म में इनने रोल आउट एक्ट लाया। सो रोल आउट एक्ट किस साल में आया था और जो इसके खिलाफ जो स्ट्राइक है वो कब की बोली थी गांधी जी ने? 6 अप्रैल 1919। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 एक जो है ऑल इंडिया स्ट्राइक और प्रोटेस्ट किया था, लॉन्च इन्होंने। उसके बाद एट जलियांवाला बाग मीटिंग डैजेस्ट ऑर्डर ट्रूप्स टू ओपन फायर। तो जलियांवाला बाग जब मैसेकर हुआ वहाँ पे किसने ट्रूप्स को ऑर्डर किया था फायर करने के लिए? ए बैन, बी इरविन, सी डायर एंड मोंटेगो। तो इन चारों में से किसने बोला था फायर करने को? ये बहुत ही आसान सवाल है, सबको पता होगा कि किसने बोला था। जनरल डायर ने। जनरल डायर ने फायर ओपन करने के लिए बोला था। अनआर्मड क्राउड था, बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 और लोग वहाँ बैसाखी मनाने आए थे नेबरिंग विलेजेस से। और जनरल डायर ने जो है उसके जो ट्रूप्स आए, एक ही गेट था जलियांवाला बाग का, उसको बंद करवा दिया और फिर फायरिंग स्टार्ट कर दी। और जिसमें ये एस्टिमेट लगाया गया है 1615 बुलेट्स का यूज़ किया गया और बहुत सारे जो है बहुत सारों की किलिंग और बहुत सारे जख्मी भी हो गए थे। द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वॉज हेडेड बाय। जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी फिर इसी इंसिडेंट पे जलियांवाला बाग मैसेकर पे, उसका हेड कौन कर रहा था? डायर, इरविन, हंटर और साइमन। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेशर्स हैं। चले, सो यस, जो ये कमेटी थी उसको हेड कर रहा था हंटर। हंटर कमीशन भी बोला जाता है इसको, और एक नाम है इसका हंटर कमेटी भी बोला जाता है, और एक नाम क्या है? डिसऑर्डर्स कमेटी। ठीक है, जो भी रॉन्ग्स हुए थे पंजाब में, दिल्ली में,
तो वो उनको बोलने थे कि उसका क्या ये था, रीज़न था। तो हंटर कमीशन आया था, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने बोला कि जस्ट अ मियर आई वॉश, इसने जो है फिर पनिश नहीं किया जनरल डायर को, तो इंडियन सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, तो हंटर कमीशन बनाया गया था जनरल बाग में सरकार, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, उसको ठीक करने के लिए। डायर वॉज डाइजेस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। अच्छा, डायर को फिर क्या किया था ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने? सेंटेंस्ड फॉर लाइफ, सेंटेंस्ड टू डेथ, रिवॉर्डेड विद ऑनर एंड रिलीव्ड ऑफ हिज सर्विस। इन चारों में से आप बताइए डायर के साथ क्या बर्ताव किया गया था। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ही वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज सर्विस। ठीक है, एडिशन के लिए देखो, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये इजी वाला लेवल 1 वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए मैं एडिशन करती जा रही हूँ हमेशा। जो जनरल डायर है उसके लिए लॉर्ड ऑफ जो ये अपर हाउस है इसका ब्रिटेन पार्लियामेंट का, उन्होंने उसको सराहा और जो लोग थे वहाँ के, और वहाँ पे उन्होंने एक न्यूज़पेपर था उनका, द मॉर्निंग पोस्ट होता था, ब्रिटेन का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर, लीडिंग न्यूज़पेपर द मॉर्निंग पोस्ट। उन्होंने एक फ़ंड जमा किया था जनरल डायर को बचाने के लिए, 50,000 और 30,000 पाउंड्स का ऐसा कुछ, तो उनने उसके लिए फंड भी जमा किया था। अदरवाइज़ बहुतों ने कंडम्ड किया, और जो है केसरी हिंद वाला जो टाइटल है वो गांधी जी ने वापस किया, और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड अवार्ड, बहुतों ने अपने अवार्ड्स और टाइटल्स भी वापस कर लिए। तो इस सही ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है कि उसको रिलीव किया गया सर्विस से, लेकिन उसको कोई पनिशमेंट, कोई सेंटेंस या कोई ये नहीं मिला। ठीक है, किसकी बात हो रही थी? जनरल डायर की बात, जिसने अनआर्मर्ड क्राउड पे फायरिंग कराई थी। इवन जनरल डायर ने खुद बोला कि मैं इंसिडेंट होने से बचा सकता था आराम से, लेकिन मैंने सोचा कि इनको कोई डर नहीं रहेगा फिर लोगों को। ठीक है, और आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जिन्होंने ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ा है, आप मुझे बताइए किन 2 लीडर्स के अरेस्ट के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ उस टाइम पे अमृतसर के अराउंड। किन 2 लीडर्स के अरेस्ट पे 10 अप्रैल जो है ये हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। जिनको 2 लीडर्स को अरेस्ट किया गया उनका नाम बताइए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख लीजिए, किन 2 की अरेस्ट पे क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, खिलाफत मूवमेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अली ब्रदर्स और आगा खान। इन चारों में से आप बताइए किसने खिलाफत मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था। सो द सही आंसर जो है वो क्या है? अली ब्रदर्स ने। ठीक है, इवन आपको पता है हिंदूज भी कुछ उसमें थे, ये जो एक डेप्यूटेशन गया था खिलाफत इनकी तरफ से, ग्रुप की तरफ से लॉर्ड वाइसराय के पास, और बोला था कि जो आप ब्रिटिशर्स इनके साथ ट्रीटी के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, ये ट्रीटी जो है कर रहे हैं 1919 में की, तो ये मत कर लीजिए, क्योंकि एक जो खलीफा होता था, खलीफा सारे मुसलमानों के लिए था, और जज़ीरतुल अरब हम उसको बोलते हैं, वो ब्रिटिशर्स एक ऐसी इंसल्टिंग ट्रीटी उनके साथ उनके ऊपर ये कर रहे थे, सो दैट कि उनकी वो जो खलीफा था उसका जो पावर है वो उसको भी ख़त्म करे, और जो जज़ीरतुल अरब है उसमें भी पार्ट्स करे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो है हारा था, और एलाई किया था उनके जो टर्की था वो किसके साथ ग्रुपिंग करा था? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, ये 3 ग्रुपिंग्स अलग थी। फिर जो अपोजिशन ग्रुप है उन्होंने ये जो है इंसल्टिंग ट्रीटी जो है, ट्रीटीज ऑफ सर्व्स, वो उस टाइम साइन की थी। तो अली ब्रदर्स जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था खिलाफत मूवमेंट। 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पे आप याद रखो, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, वो महात्मा गांधी बनाए गए थे। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की जो प्रेसिडेंट थे वो महात्मा गांधी को बनाया गया था। और फिर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई थी, सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम। Another question, Khilafat movement was organized to protest against the injustice done to
खिलाफत मूवमेंट जो है मैंने आपको भी बोला, ये प्रोटेस्ट किसके लिए था, किसके साथ इनजस्टिस की गई थी? पर्शिया, टर्की, अरबिया, इजिप्ट। तो इन पर्टिकुलर अगर हम बात करेंगे तो किसके साथ इनजस्टिस की गई थी? टर्की के साथ, क्योंकि टर्की पे ही जो है उनके साथ ही ट्रीटी हो रही थी। तो टर्की का जो खलीफा होता था, उसके अंडर बहुत एरिया आता था और बहुत पावर होता था। वो एक कंट्री की बात नहीं थी, वो एक फेथ की बात थी। इसलिए इनने बहुत डिमांड की थी ब्रिटिशर से कि खलीफा जो है उसको रहने दो। ठीक है, चले। उसके बाद स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1920 एट कलकत्ता वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय। आपको पता है कि जो है डिसीजन लेने के लिए नो कॉपरेशन मूवमेंट का एक स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का, हेल्ड कहाँ पे? 1920 में कलकत्ता में। उसको प्रिजाइड किसने किया था? स्पेशल सेशन किसके बारे में डिस्कस करने के लिए हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। सो ऑप्शंस आर नेहरू, लाला लाजपत राय, बोस और गांधी। तो उसको प्रिजाइड किसने किया था? उसको प्रेजेंट किया था लाला लाजपत राय ने। चेक इफ इट इज करेक्ट और नॉट, मुझे अभी याद नहीं है इसका। तो लाला लाजपत राय यहाँ पे ऑप्शन देके है, उसी ने किया था इसको प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद ऑफ द फॉलोइंग हु डिड नॉट अपोज द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन। नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को अपोज किसने नहीं किया इनमें से? CR दास, मदन मोहन मालवीय, मिसेस बेसंत और नेहरू। इनमें से किसने अपोज नहीं किया? बाकियों ने अपोज किया होगा, इन चारों में से किसने अपोज नहीं किया? सो नेहरू ने अपोज नहीं किया। आपको पता ही है नेहरू भी चाहता था कि वो नॉन कॉपरेशन दिखाए, और इसने जो है ये हमेशा बोलता था कि क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंस मांगना चाहिए। लेकिन आपको पता है CR दास ने फिर आगे क्या किया? उसने आगे इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, बोला कि हम काउंसिल एंट्री करेंगे। ये बोल रहे थे कि काउंसिल एंट्री ज़रूरत नहीं है, हम काउंसिल एंट्री ज़रूरी नहीं करनी है, काउंसिल एंट्री में बायकॉट आप ना कर लीजिए। क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में स्टार्ट हुई, पहला उसका जो इन्होंने रखा था नॉन कॉपरेशन, मतलब कि आप बायकॉट करो फॉरेन गुड्स को, बायकॉट करो लॉ कोर्ट्स को, बायकॉट करो गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस को, और बायकॉट करो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। तो कुछ बोल रहे थे इनमें से नेशनलिस्ट में से कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बायकॉट करने की जरूरत नहीं है, हम वहां जाके भी जो है अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन नेहरू की अगर बात करेंगे, वो बोल रहे थे कि नहीं, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही हम चलाएंगे। Why did Gandhi call the Congress working meeting to announce the suspension of non-cooperation movement? तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बुलाया इसने गांधी जी ने, क्योंकि उसको क्या करना था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रही थी पूरा 1920 से लेके फिर इवन 1919 से लेके फिर 1922 तक, फिर उसको विड्रॉ करनी थी वो। तो कहाँ पे बुलाया गया? ऑप्शंस आर बरदौली, पूना, कलकत्ता, मद्रास। तो किस जगह पे बुलाया गया था और कहाँ से विड्रॉ की गई ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि बहुत टाइम से चल रही थी, ऑलमोस्ट 1919 से लेके 1922 तक चल रही थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बरदौली गुजरात में आता है। गुजरात में इनने क्या की, वापस की इनने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और क्यों किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस? मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 22 पुलिसमैन को जिंदा जलाया गया था। और गांधी जी ने बोला था कि उसका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है सत्याग्रह का, वो नॉन वायलेंस और ट्रुथ के बेसिस पे आधार है। अब जब वायलेंस क्रिएट हुई तो उन्होंने बोला कि एक बड़ा ब्लंडर था, और उन्होंने बरदौली गुजरात में विड्रॉ की मूवमेंट। अदरवाइज उन्होंने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया था कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने अचानक इनको ये क्या करनी पड़ी, बंद ही करनी पड़ी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट। तो पहली स्वराजिस्ट की जो पार्टी थी उसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड हुई? अहमदाबाद, इलाहाबाद, मद्रास और बरदौली। इन चारों में जगहों में से आप बताइए स्वराजिस्ट की जो है पहली कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई थी? सो वो हुई थी इलाहाबाद में हुई थी।
आपको पता है, और हमने देखा कि जो स्वराजिस्ट पार्टी, जब उनने बोला था कि हमें काउंसिल एंट्री करनी है, लेकिन गांधी जी भी पहले अपोज कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया कि अगर आप काउंसिल एंट्री करोगे भी, अगर आप इलेक्शन लड़ोगे भी, लेकिन आप एज अ कांग्रेस, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि पहले भी स्प्लिट हुआ था, आपको याद होगा अगस्त 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, उन्होंने बोला कि उससे कुछ हासिल नहीं होता है, हमें बेटर है कि हम कंप्रोमाइज़ ही करें आपस में, ठीक है। When the Simon Commission visited India, the Viceroy was, जब साइमन कमीशन इंडिया आया, ये आया 1927 के अराउंड, तो इंडिया का वाइसराय कौन था? लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन। सो इनमें से कौन था जो है वाइसराय इंडिया का जब साइमन कमीशन आया? सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता होगा लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, इसने उसके बेसिस पे बहुत काम किया है। और जो लॉर्ड रीडिंग है, लॉर्ड रीडिंग 1920, ये क्यों ऊपर चला जा रहा है, 1921 के अराउंड थे, और लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पे जब क्या हुआ था, साइमन कमीशन आया था। आई थिंक 1931 तक लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। 1921 के अराउंड लॉर्ड रीडिंग थे, नॉन कॉपरेशन के टाइम 1921 के अराउंड लॉर्ड रीडिंग थे। और जो लॉर्ड ये है कौन, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन ने अच्छा काम किया था एज कम्पेयर टू द अदर्स, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द साइमन कमीशन वाज 10, 20, 7 और 12। सो कितने मेंबर्स थे साइमन कमीशन में? सो 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स थे क्या? मुझे लगा 10 मेंबर्स थे, चेक करूंगी मैं। 7 मेंबर, क्योंकि देखो अब इसमें आपको ये याद रखना है कि साइमन कमीशन को ऑल इंडिया बायकॉट, यहाँ पे तो लिखा है 7 मेंबर्स, ऑल इंडिया बायकॉट क्यों किया गया था? ज़रा आप मुझे बताइए, साइमन कमीशन को हर एक ने, ऑलमोस्ट हर एक ने बायकॉट क्यों किया था साइमन कमीशन को? क्योंकि उसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सारे क्या थे, ऑल वायर वाइट, कि इंडियन कोई नहीं था, क्योंकि उनको डिसाइड करना था कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर क्या करना है, लेकिन उसमें इंडियन कोई नहीं था। इस वजह से गुस्सा आ गया इंडिया को कि क्या हम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने कंट्री के बारे में देख सकते हैं। तो उसमें सारी, दैट वाज ऑल वाइट कमीशन हेडेड बाय साइमन, ठीक है। तो प्रोटेस्ट्स हो गए थे बहुत सारे। ऑफ द फॉलोइंग हु डाइड एज अ पोलिटिकल प्रिजनर इन लाहौर प्रिजन? लाहौर प्रिजन में कौन मर गया था जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था, पॉलिटिकल एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, फिर उसको अरेस्ट किया गया था, प्रिजन में था वो, लाहौर प्रिजन में फिर मर गया था। सो ऑप्शंस आर भगत सिंह, बख्तेश्वर दत्त, जतिन दास, सुखदेव। इन चारों में से कौन किसकी डेथ हो गई थी लाहौर जेल में? सो द राइट ऑप्शन इज जतिन दास की डेथ हो गई थी। आपको पता है जो ये भगत सिंह, बख्तेश्वर दत्त, जतिन दास और सुखदेव, ये रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है। जब ये क्या कर रहे थे, ये हीरोइक एक्शन कर रहे थे इंडिविजुअल, इन्हें बहुत सारे ऑफिसर्स को मारा भी था अलग अलग से, सो दैट कि उनके दिलों में डर पैदा हो, ब्रिटिशर्स के दिलों में। पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस इन द, पूर्ण स्वराज कब गोल अडॉप्ट किया था कांग्रेस ने? इन द सेशन हेल्ड एट लाहौर में जब सेशन हुआ था। और प्रेसिडेंट कौन था? पूर्ण स्वराज गोल जब कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था तब कांग्रेस सेशन का, जब लाहौर का सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोखले। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, जब लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया गया कि पूर्ण स्वराज, अब हमें क्या है, इंडिपेंडेंस लेना ही लेना है, पूर्ण स्वराज हमें गोल किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना, तो उस टाइम पे जो प्रिजाइड कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में ये सेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था। क्वेश्चंस इन चीज़ों से बनते हैं, आप ये चीज़ें याद कर लो। लाहौर में हुआ था सेशन 1929 में, जवाहरलाल नेहरू इसको प्रेजेंट कर रहे थे। दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन डैश 1930। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च, 12 अप्रैल, 12 फरवरी, 12 मई। सो ये हुआ था दांडी, गुजरात दांडी से स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 12 मार्च को स्टार्ट। साबरमती आश्रम से वो निकले थे गांधी जी,
तो उनको भी पता नहीं था कि इसका क्यों जो है नताइज क्या निकलेंगे, लेकिन फिर आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही स्टार्ट हो गई। So 12th March is the correct option. डांडी स्टार्टेड फ्रॉम डैजिश इन 1930। डांडी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सूरत से, साबरमती आश्रम से, दिल्ली दरबार हॉल से, वृंदावन से। तो मैंने अभी बोला कि ये हुआ 13 मार्च को स्टार्ट। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और गांधी जी ने बोला था मैं तब तक इसमें आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं इंडिया को आज़ाद करके दूंगा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी 1930 में, और लॉर्ड इरविन थे तब वाइसराय इंडिया के। When Gandhi-Irwin Pact was signed, the Secretary of for India was, तो जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, दैट मीन्स गांधी और किसके बीच में हुआ था? सॉरी, ये फोन ऑन रह गया था। गांधी इरविन पैक्ट के किस किस के बीच में हो गया था? गांधी के बीच में हो गया था और लॉर्ड इरविन के बीच में हो गया। लॉर्ड इरविन वाइसराय था इसके अराउंड 1930-31 तक ये वाइसराय था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था उस टाइम? आपको पता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी होता था इंडिया का। इस टाइम पे कौन था? सेलिसबरी, कर्जन, वेजवुड, मॉन्टेगू। तो कौन था इनमें से? आपको पता है मॉन्टेगू 1919 के अराउंड था, और कर्जन जो है वो क्या था? वो वाइसराय था 1905 में जब पार्टीशन हुआ था। तो वेजवुड इज अ राइट ऑप्शन। यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जब क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो ये क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1930 अराउंड 31। ठीक है, वेजवुड बैन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मैंने सोचा था थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा और थोड़ा सा फिर से अंदाज़ा हो जाएगा जो आप पढ़ रहे हो, चाहे किताब से पढ़ रहे हो या बाकी जो क्लासेस ले रहे हैं हमारी बैच में बच्चे हैं। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन, फिर जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आती है, हाई लेवल क्वेश्चन आती है, इन्हीं को घुमा फिरा के होते हैं। और एक बार और याद रख लो आप एक बात कि आप क्वेश्चन एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो जल्दबाजी ना किया करो, ऑप्शंस चारों पढ़ा करो। फिर जब घर आप आते हो तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात होती है, उनको ऐसे क्वेश्चंस गलत हुए होते हैं जो उन्होंने बहुत बार पढ़े होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी होती है, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे MCQ प्रैक्टिस हो। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।